टारगेट है हम लोग का कि हर घर में नौकरी मिल गया तो परिवार सुधर जाएगा। आने वाले जनरेशन वो आदमी एक आदमी नौकरी पकड़ा दूसरे बच्चे को भी सुधार लेगा। हमारे गांव के तो हम देख ही रहे हो दुर्दशा क्या है कि 2-3 किलोमीटर पहले ही कपड़ा खोल करके अपने दरवाजा पे आना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ पे रोड है ही नहीं। तो यहाँ पे जो आदमी आते हैं जीत जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ये चीज़ इनको याद दिलाना चाहिए कि यार जहाँ से वोट मिला है वहाँ को मुझको दरकिनार कैसे कर देते हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वीआईपी पार्टी अर्थात विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीके शरण जी। तो जैसे कि सभी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, अभी जो है शुरुआत हो चुका है तैयारियां। तमाम जो नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, नहीं भी लड़ना चाह रहे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो नेता है, तमाम दलों का जो नेता है एक्शन मोड में आ चुके हैं। तो इसी संबंध में हम बात करेंगे इनसे, जो क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं विकासशील इंसान पार्टी के बीके शरण जी। और ख़ास बात अभी ये गांव पहुंचे हैं जो कि बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत जो है फुलपरास प्रखंड के सुरियाही गांव है, ये पैतृक गांव है इनका, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो आज मुझे खबर मिली है तो इनसे मिलने के लिए हम आ चुके हैं कि वीआईपी अभी क्या कर रही है और क्या आगे जो है इस चुनाव को लेकर के करने वाले हैं, क्योंकि आप जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले हम इनसे परिचय जानेंगे। सर आप हम तो जानते ही हैं, लेकिन आप परिचय बता दीजिए, अपना नाम और थोड़ा सा परिचय बताएंगे। जो नेशनल न्यूज हंट को हमारे तरफ से नमस्कार जी, और दर्शकों को भी हमारा इस चीज़ के लिए नमस्कार जी। तो परिचय थोड़ा सा बता देंगे आप अपना। जो मेरा नाम से वीरेंद्र कुमार शरण, पिताजी के नाम स्वर्गीय श्री रामनाथ शरण इंजीनियर साहब थे, और रामनगर सुरियाही का मैं रहने वाला हूँ जी जी। और ये पार्टी में कब से हैं सर? सर 2018 से इस पार्टी में हम ज्वाइन किए हैं। अच्छा, इससे पहले भी किसी पार्टी में नहीं, राजनीतिक हम और किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए नहीं थे जी जी। राजनीतिक शुरुआत वीआईपी से ही हुई है? जी हाँ, वीआईपी पार्टी से ही शुरुआत हुआ है मेरा। तो वीआईपी पार्टी से ही शुरुआत हुई, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि वीआईपी पार्टी को ही क्यों आपने चुने अपनी राजनीतिक करियर को जो है आगे बढ़ाने के लिए? सर वीआईपी पार्टी को इसलिए हमने सेलेक्ट किया कि इनकी जो गरीब जनता के प्रति सोच है, जो पहले ये सोच हुआ करता था कर्पूरी ठाकुर जी को, लेकिन कर्पूरी ठाकुर अब नहीं रहे, तो उनके विकल्प में मुकेश सहनी जी गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छे ढंग से विचार विमर्श करके और आरक्षण की बात करते हैं। उनके पास जाते ही जो गरीब आदमी जाते हैं उनको तो समस्या का समाधान करते हैं। और दूसरा है कि पिछड़ी जाति से हैं, और मैं भी एक पिछड़ी जाति का ही आदमी हूँ, मेरा गाँव भी एक महादलित है, इसलिए हम इस पार्टी में आना उचित हमको लगा। तो आपको इस पार्टी में उम्मीद है कि पिछड़े, अति पिछड़े और महादलित दलितों का जो है उत्थान किया जा सकता है आपके द्वारा या पार्टी के द्वारा? इस पार्टी में 100% केवल पिछड़ा जाति का विकास इसलिए हो जाएगा कि हमारा डिमांड है कि आरक्षण हमको चाहिए। आरक्षण हम सेंट्रल से मांग रहे हैं, आरक्षण देंगे तो हर गरीब जो पिछड़ी जाति में आते हैं उन हर घर में एक नौकरी, या जिसके घर में 2-3 बच्चे पढ़े लिखे हैं सबको नौकरी मिल जाएगी, उसका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। टारगेट है हम लोग का कि हर घर में नौकरी मिल गया तो परिवार सुधर जाएगा। आने वाले जनरेशन वो आदमी एक आदमी नौकरी पकड़ा दूसरे बच्चे को भी सुधार लेगा। इसलिए इससे उम्मीद है आरक्षण मिलना ही चाहिए, और मिल जाती है तो हम लोग गरीब आदमी सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज आप बता रहे हो, लेकिन ये तभी होगा जब मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक है, वो किसी न किसी जो मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र का हो या बिहार का सरकार हो, उसमें हिस्सा में बने रहेंगे तभी होगा। लेकिन ये जो है हिस्सा में नहीं बनते, हमेशा पाला बदलते रहते हैं, अभी कहीं नहीं है। सर ऐसा आपका कहना सही है। हमारा अभी संकल्प अभियान चल रहा है, 4 नवंबर को हमारा सब खत्म हो रहा है। छठ के बाद हमारे नेताजी मुकेश सहनी जी वो डिसीजन लेंगे कि किधर जाना है। अधिक चांसेस है कि जो हमको आरक्षण दे देंगे हम उनके साथ जाएंगे, वो चाहे वो कोई भी गठबंधन, चाहे एनडीए हो या इंडिया, उनको बात को जो मानेगा उनके तरफ जाएंगे, उनके तरफ। इसलिए जाना आरक्षण, हाँ, हमारा एक ही मुद्दा है कि जो आरक्षण हमको देंगे, यानी हमारे गरीब महादलित को जो रिस्पेक्ट करेंगे हम उनके तरफ जाएंगे। तो आरक्षण तो मिल ही रहा है, किस प्रकार का आरक्षण आप बता रहे हैं? कितना आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हम उस आरक्षण में पहले जो जिस हिसाब से था कि हम लोग अभी
कुछ ही आदमी थे अपने आरक्षण में, उस आरक्षण में क्या किया, 85 आदमी और भी आरक्षण को जोड़ दिए, लेकिन उसके दायरा को बढ़ाया ही नहीं। जितना आरक्षण था, अब 15% आरक्षण दे रहे हैं या 18 दे रहे हैं, अब बढ़ा दिए 85 जाति और जोड़ दिए, पिछड़ी जाति में कर दिए। उससे किसी दूसरे जाति को तो मिल फायदा उठा रहा है, क्योंकि हम लोग का आदमी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो फायदा नहीं उठा पा रहा है। तो इसीलिए आरक्षण को बढ़ा दें। ये आरक्षण इसलिए हम लोग मांग रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ में पहले 10-15 दिन पहले आपने अमित शाह जाकर के इलेक्शन टाइम आया तो उन्होंने आरक्षण को दे दिया, पिछड़ी जाति को वहां दे दिया। वेस्ट बंगाल में आरक्षण है, वहां दिया हुआ है। दिल्ली में आरक्षण है, राजस्थान में है, तो बिहार में क्यों नहीं, यूपी में क्यों नहीं, और झारखंड में क्यों नहीं, जहां हम पिछड़ी जाति की जनसंख्या भरपूर है। पिछड़ी जाति के आदमी को आप हमेशा दरकिनार क्यों किया जा रहा है। हमारी वोट अच्छी खासी है, सबको पता है। जातीय जनगणना हो भी रही है, हो भी खत्म भी होने वाली है, तो उन लोग को, सरकार को पता चल जाएगा कि ये पिछड़ी जाति कितनी है और क्यों हम लोग सता रहे थे। यदि ढंग से हमको आरक्षण दे दे, हम लोग अच्छी खासी हर चीज में हिस्सेदारी रख पाएंगे। जी अच्छा, ये तो हो गए वर्ग विशेष जो है अपना आरक्षण की बात आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं क्षेत्र ये विशेष पे मैं चल रहा हूँ, जिस क्षेत्र में आपका घर है, आपका पैतृक गांव, जहाँ पे आपने पढ़े कर्म भूमि जन्मभूमि जहाँ पे है, आप अभी जहाँ पे मौजूद हैं, यह क्षेत्र जो है वर्षों से, मैं तो कह रहा हूँ कि सदियों से मैं तो कभी नहीं देखा हूँ कि इस क्षेत्र का जो विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है। और कई नेता यहाँ पे दिग्गज पैदा लिए हैं, उसका नाम आप भी जानते हैं, क्षेत्र के लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। सभी ने यहाँ पर जो है जीत करके जाने के बाद जो विकास समुचित करनी चाहिए वो नहीं कर पाया है। विकास कैसे हो पाएगा, इस क्षेत्र का कल्याण कैसे हो पाएगा 21वीं 22वीं सदी में भी जो यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर जी। यहाँ सब लोग वोट देते भी आए हैं और बड़े बड़े नेता अच्छी बात करके वोट ले भी रहे हैं। इसी के वोट से लोग यहाँ पे गृह मंत्री भी बने हैं, जहाँ पे अमित शाह थे। यहाँ पे खाद्य मंत्री भी सेंट्रल में बने हैं इसी के वोट से। सभी नेता आते हैं, हम नाम किन्हीं का लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो भी नेता आए हैं, महादलित गांव को, हमारे गांव के तो हम देख ही रहे हो दुर्दशा क्या है कि 2-3 किलोमीटर पहले ही कपड़ा खोल करके अपने दरवाजा पे आना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ पे रोड है ही नहीं। तो यहाँ पे जो आदमी आते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ये चीज इनको याद दिलाना चाहिए कि यार जहाँ से वोट मिला है वहाँ को इसको दरकिनार कैसे कर देते हैं। हमारे इस गाँव की जो बात है, हम भी जानते थे कि हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। मैंने कुछ विकास का काम अपने स्तर से, जबकि मैं नेता भी नहीं हूँ, एक समाज से भी हूँ और एक गांव का आदमी हूँ, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा करके मंत्री जी से मैंने बात किया कॉन्फिडेंसली कि सर ये हमारे गांव में जहाँ जन्म लिए हैं, एक हमारे पिताजी इंजीनियर साहब थे कि इतने अच्छे पोस्ट पे जाके रिटायर किए, उनको भी पैदल ही जाना पड़ता है, उनको भी कपड़ा खोल करके अपने दरवाजा पे जाने पड़ता है। ये स्थिति है। और मैंने उनसे जाकर के कॉन्फिडेंसली बोला कि सर आप नेट पे चेक कर लीजिए सूर्याही, रामनगर सूर्याही की क्या स्थिति है। उन्होंने देखा और तब उन्होंने विश्वास किया कि सही में इस गाँव में कहीं भी कोई रोड नहीं था। उसी टाइम में प्राथमिक स्कूल से लेके हमारे राजेंद्र चाचा हैं, उनके दरवाजे तक हमने ढलाई का मांग किया था। उसके डीपीआर बनने के बाद कुछ अमाउंट बढ़ गया। स्कूटी साहब ने बोले पटना में कि सरन जी इसका स्कूट मर गया, 1,25,00,000 हो गया है, तो पास होने में दिक्कत हो रही है। तो हमने सर बताया जाए क्या किया जाए। तो उन्होंने स्कूल से लेके देबू बाबू जो भूतपूर्व मुखिया रहे हैं, उनके घर तक तो उन्होंने क्या किया, अलकतरा रोड दे दिया। तो हम बोले बहुत अच्छा है। और उनके वहाँ से जहाँ छोड़ दिया अलकतरा रोड, वहाँ से लेके राजेंद्र काका के घर तक ढलाई का हो गया। हम बोले सर इसको पास कर दिया जाए, हमारा गांव इससे गांव का हॉट रोड है, ये हो जाता है तो हम लोग का बहुत अच्छा छवि बनेगा। ये मैंने किया। दूसरा गांव में काम किया कि पंचायत भवन का हर चीज मैं बना चुका हूँ। एक भी जो अभी भी प्रॉब्लम आ गया है कि पुराना सर्वे के हिसाब से वहाँ पे जहाँ पे अब दुर्गा स्थान में बनाना चाहते हैं, वहाँ पे नदी था, तो उस सर्वे में नदी आ गया। तो इसके लिए उन्होंने छोड़ दिया कि नदी पे सरकार का योजना नहीं होगा। तो वही सीओ साहब हमको बनाए, जो मनोज बाबू थे सीओ साहब, कि सरन जी ये काम आपसे आसानी तरह से हो जाएगा। हमने सर बता दीजिए कैसे।
हमको वो बताया कि आप मंत्री जी के पास जाते हैं, मंत्री जी के पास बैठते हैं, ये आपके पास जो पेपर है जो हमारे हाथ में आपने दिया है डीएम साहब के थ्रू, वो पेपर ले जा करके सर्वे का जो एक फोटो करा लीजिएगा, उसको ले जाके नदी है। अब उनको प्रेजेंट स्थिति का मैं भी लेटर लिख के दिया हूँ, सीओ साहब हमको बताया, वो लेटर ले जाके उनको बताइए भूमि सुधार मंत्री को कि वहाँ पे सर ये अब यहाँ दुर्गा स्थान से 1 किलोमीटर हट के पूर्वी तटबंध बन गया है, जो उसमें तटबंध से 1 किलोमीटर हट करके है, वहाँ अब 110% इसलिए सुरक्षित है, वो बांध जो है जो 50 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो 110% है कि वहाँ बाढ़ की स्थिति नहीं आएगी, और बारिश भी होगी फिर भी नहीं आएगी। तो इसलिए अब हम ये जाकर के मंत्री जी को थोड़ा कन्विंस करने की जरूरत है, वो हम करवा लेंगे, और निश्चित है इस बात पे हमारा पंचायत भवन का स्वीकृति मिल जाएगा, जिसका मैं इजी वे में कर सकता हूँ। जिन्होंने सीओ साहब ने कन्विंस किया, हमें अच्छा लगा और मैं करके छोड़ूंगा। जी। अच्छा, आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप जिस क्षेत्र की बात अभी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आपका गाँव है, और तो उस क्षेत्र में जो है देखा जाए आमतौर पे तो नेता का जो है कमी है, जबकि नेता में जो है बहुत आगे बढ़ के रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, यानी कि एक कह सकते हैं कि मौका नहीं मिल पा रहा है या मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप वीआईपी पार्टी में कम समय में प्रदेश अध्यक्ष के पद पे गए, यह जो है गौरव की बात है, मेरे तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन जो है इस क्षेत्र का उत्थान, इस क्षेत्र का विकास और कैसे होगा आपके ऊपर में, यानी कि कैसे लोग यकीन करेंगे कि आप इतने पद पे चले गए, और बाय दबे आगे चलकर और कोई पद, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसमें अगर आपका प्रमोट किया जाता है पार्टी की तरफ से, तो आपको वोटिंग करे, आपको सपोर्ट करे इस क्षेत्र का लोग, और क्या अपने तरफ से करवाने, ये बताइए सर। ये आपका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। नेता बनने के लिए झूठ बोल के बनना तो ऑलरेडी बनते ही आए हैं, जिसका नतीजा है कि विकास कुछ नहीं हुआ है। हम सर चाहते हैं पहले हमको मुकेश सहनी जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमको सीट दें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, गरीब आदमी के बीच में जो गरीब है उसको हमसे कोई संपत्ति नहीं मांग रहा है, हमसे कोई पैसा भी नहीं मांग रहा है, इतना ही बोलता है कि हमको मजबूरी में आप मदद करो। अब मदद उनके पास क्या है, उनको दुख को हम सुनने के लिए हमको अच्छा लगता है, उनके दरवाजे पे भी जाता हूँ, आपको क्या दिक्कत है वो बताते हैं। भरसक में उनकी यदि समस्या रहता है बीडीओ से, सीओ से मैं बात करूँ, तत्क्षण मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी करता हूँ। और मैं कोशिश रखता हूँ कि जो भी गरीब आदमी हमारे ही क्षेत्र में ही नहीं, मैं बिहार लेवल में कहीं भी कर भी रहा हूँ, ताकि हमको सीट तो बाद में मिले, दे और ना दे अलग बात है, लेकिन गरीब का सेवा इस तरह से मैं कर रहा हूँ कि कोई भी गरीब आदमी हो, जाति का मेरे पास प्रतिबंध नहीं है। मैं ब्राह्मण को भी हेल्प किया हूँ, बढ़ई को भी हेल्प किया हूँ, और पिछड़ी जाति को केवट को भी हेल्प किया हूँ, मलाह को भी हेल्प किया हूँ, मुसहर को भी हेल्प किया हूँ। इससे जाति मेरे पास प्रतिबंध नहीं है। कुछ आदमी ऐसे हैं जिनको किडनी में पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, तो उनको हमको जानकारी मिलने के बाद उनसे कागज पत्र 2-3 कागज पत्र मांगता हूं, मैं कागज लेता हूं और उनको पास करा के 6 से 7 दिन में हम पैसा पास करा करके देते हैं। आर्थिक सहयोग करता हूं, बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। ये सहयोग जो है सो हमारे तरफ से अमाउंट नहीं होता है, डॉक्टर की तरफ से होता है। एम्स का डॉक्टर हो या वो पेशेंट जिस हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, IGMS में दिखाया उनको भी मैं कराया, एम्स में दिखाया उनको भी कराया, महावीर संस्थान में कराया पटना में उनको भी कराया, या कोई रूबन हॉस्पिटल में कराते हैं जो सेमी गवर्नमेंट टाइप हॉस्पिटल है, उसमें जो भी कराते हैं डॉक्टर जो उस बीमारी पे पार्टिकुलर खर्चा बताते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख तक का मैं पास करा करके उनको सेफली ऑपरेशन हो करके अपने अपने घरों जा चुके हैं। इस चीज़ को मैं अभी कंटिन्यू रखा हूँ। यदि आपके न्यूज में भी हो, आपके नॉलेज में भी हो, क्योंकि आप हर जगह घूमते हैं, ऐसा पेशेंट आ जाए एज ए मेरा परीक्षा लेने के लिए आप करा के दीजिए, 8 दिन में मैं पैसा दिला दूंगा, यही मेरा विश्वास है। क्योंकि अपने ऊपर इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस है कि अभी तक मेरा कोई जिसको कहा हूँ अभी तक मैं पास करा के उनको सुरक्षित कर दिया हूँ। ये सेवा तो कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल बहुत बड़ी काम है। तो देखिए, लास्ट में आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपके जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में आपका घर है, जिस क्षेत्र का आप हैं, तो इस क्षेत्र में 56 गांव ऐसे हैं जो विकास के नाम पे अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है, और एक चीज़ स्पष्ट आपने कर दिया है
कि मुझे चाहे टिकट मिले या न मिले उस बात पे मैं नहीं जाता हूं, लेकिन गरीबों का हमेशा मैं मदद करूंगा, पिछड़ों का मदद करूंगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें मदद करूंगा अगर मेडिकल प्रॉब्लम आएगा तो आगामी यानी कि लोकसभा चुनाव में चाहे किसी भी पार्टी का क्यों न हो या जो भी हो, तो यहाँ के जो वोटर हैं उनको आप मैसेज क्या देना चाहते हैं कि कैसे प्रतिनिधि को आपको चुनने की ज़रूरत है और क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है, यह मैसेज के रूप में थोड़ा सा आपके जो क्षेत्रवासी 56 गांव के लोग जो हैं, बहुत ही कोशिश से पीड़ित जो लोग हैं, उनको आप थोड़ा सा मैसेज के रूप में बताइए जो क्या किस प्रकार के अपने उम्मीदवार को चुननी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है सर जी। मैं सर अपने क्षेत्रवासी को ये कहूँगा कि आप जब अब तक जो भी नेता आए हैं आपको क्या बोल के गए हैं ये हम जानना नहीं चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि किसी भी गरीब आदमी को इस तरह का मेडिकल में जो मैं कर पा रहा हूं उसमें किसी भी सीरियस बीमारी हो तो आप कागज पत्र 2-3 ब्लॉक का मांगता हूं वो दीजिए और इमीडिएट उसको, जो गरीब आदमी तो ऐसे टूटा हुआ है कि उसके पास जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, जेवर नहीं है जो बेच के बीमारी को ठीक कर पाए, या उसके पास किसी को कैंसर हो जाता है तो वो लोग आधा पेशेंट उसी से मर जाता है जो मेरे को बीमारी होगा वो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ यदि ऐसा क्रोनिकल डिजीज हो गया हो तो इमीडिएट आप हमसे मिलिए या आपसे मिल ले, कॉन्टैक्ट नंबर ले ले और जो कागज लगता है मिले, और इसको इमीडिएट कोई भी गरीब आदमी पैसे की वजह से मरना नहीं चाहिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी बनती है। जो यदि कोई मिल गया तो नेक्स्ट टाइम आपको ये नहीं कहेगा कि वीरेंद्र जी के पास गए तो ये बात बताए और वीरेंद्र जी हमको मदद नहीं किए, इस चीज़ को होने हम देंगे नहीं, क्योंकि हाँ में ही बोलेंगे वीरेंद्र जी किया है और कर भी दिया है। ये चीज हो गया। जनता को यही हम बोलना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में आप बीजेपी को भी वोट दिया है, आरजेडी को भी दिया है, जेडी को भी दिया है और भी पार्टी उनको भी दिया है, उन्होंने आपको कहाँ क्या सपोर्ट किया, क्या बोल के वोट लिया वो तो आप समझो। मैं जो कह करके वोट आपको मांगूंगा अभी तो नहीं मांग रहा हूं, जब समय आएगा पहले हम आपके लिए काम करेंगे। यदि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है तत्क्षण यदि कोई बीमार है तो लाइए, उसको हम पहले ठीक करेंगे, विश्वास जगाएंगे। यदि आपको विश्वास हो जाए या नेता बनने लोग है तो आशीर्वाद देना। यदि आप बोलोगे हाँ आप इस योग्य हो तो मैं नेता के लिए सोचूंगा, फिलहाल अभी नहीं, अभी हम कर्तव्य करना जानते हैं, कर्तव्य करेंगे, आपका जो काम है वो करेंगे, उसके बाद ही नेता के लिए तो जनता ही मालिक होते हैं। जनता चाहने से ही नेता लोग बन पाता है, लेकिन हम झूठ बोल के नेता बनना नहीं चाहेंगे। भविष्य में झूठ बोल के ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आगे आके हमको उंगली उठाए, मेरा खानदान का नाम ले, मेरा गांव का नाम ले, यहाँ का आदमी ऐसा गलत बोल के हमको बेवकूफ बना दिया, ऐसा नेता हम बनना पसंद नहीं करेंगे। काम करेंगे तो सीना ठोक करके हम कॉलर उठा के बोलेंगे भैया हम आपका काम किए हैं, अब आपको यदि पसंद है, आशीर्वाद है तो आप दीजिए, ताकि हम आगे भी इसी तरह का सेवा आपके लिए भी आने वाले कोई भी गलत परिवार हो या गरीब परिवार हो माफ करके हुए हम सबको मदद करेंगे। जी, तो ये थे बीके शरण जी, इनसे हमने बातचीत किया है, आगे भी हम इनसे बात करेंगे जब भी मौका मिलेंगे। ये गांव आएंगे और ये पटना भी में रहते हैं, ये अभी गांव आए हुए हैं, तो पटना भी जाने का जब मौका मिलेगा तो इनसे भी बात करेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी के हैं उनसे भी इनके द्वारा मिलने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी का क्या रुख है, क्या चल रहा है, कैसे क्या लड़ेंगे चुनाव, किसके साथ जाने वाले हैं, यह सब बात की जानकारी जो हम आगे लेंगे। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट बिहार, और अभी तक आपने नेशनल न्यूज हंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो एवं लाइक जरूर कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।